हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन। और आज से हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हम लोग लास्ट 37 ईयर्स के नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये सीरीज़ कंटिन्यू चालू होगी। 11th स्टैंडर्ड को कवर करते हुए हम लोग 12th स्टैंडर्ड की ओर बढ़ेंगे। आज हम लोग लास्ट 37 ईयर्स के पेपर करने वाले हैं बायोलॉजी के 11th चैप्टर की। 11th क्लास का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, रीज़न क्या है कि कई बार जब हम लोग 12th में आ जाते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं कि 11th में हमने क्या क्या किया था, और उसके पहले भी हमारे कई सारे बैकलॉग रहते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन 11th फर्स्ट एंड देयर आफ्टर 12th, बिकॉज 12th का नॉलेज अभी एकदम फ्रेश है। और एकदम फ्रेश नॉलेज के साथ आप लोग जानते ही हैं कि उसमें कॉन्फिडेंस तो रहता है, बट प्रीवियस जो इन्फॉर्मेशन हमने लोड की थी, जो दिमाग में हमारे आई थी, उसके बाद तो हम उसको भूल ही जाते लगभग। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले 11th से। आप लोगों को ध्यान देना है इस पूरी सीरीज़ में। Hello students, from today onwards we are going to start with our 37 years series. This series will include all the questions from last 37 years from the NEET. Today we are going to start with the chapter cell cycle and cell division, and we would be doing all the 37 years questions. Please एक बुक, एक पेन, पेंसिल जो भी आप ले सकते हैं उसके साथ बैठिए, और प्लीज़ डिस्ट्रैक्टेड मत रहिएगा क्योंकि डिस्ट्रैक्शन के साथ आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा. सो वी आर गोइंग इन डेप्थ ऑफ एक्सप्लेनेशन. So our first question is, the fruit fly has 8 chromosomes, 2n in each cell. During interphase of mitosis, if the number of chromosomes at G1 phase is 8, what would be the number of chromosomes after S phase? ये 2021 का क्वेश्चन है दोस्तों. अब इसका एक्सप्लेनेशन और इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका एक सिस्टमेटिक मेथड है, और उस सिस्टमेटिक मेथड के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हम उसको कैसे आगे बढ़ेंगे. सो द ऑप्शंस आर 16, 4, 32 एंड 8. अब यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहला चीज़ आप पे 1 बाय 1 इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस करना है. फर्स्ट इज़ 8 क्रोमोसोम्स. कितने क्रोमोसोम है फ्रूट फ्लाई के पास? 8 क्रोमोसोम. बट किस में? डिप्लॉयड सेल में. किस में? डिप्लॉयड सेल. 2n इन ईच सेल. अब खास बात ये है कि यहाँ पे आपको डिप्लॉयड लिख कर नहीं देगा, वो 2n लिख दिया है. इससे आपको इन्फॉर्मेशन पता करनी है कि वो डिप्लॉयड है. और वो डिप्लॉयड ही आपको पहले कब समझ में आएगी? जब आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हैप्लॉयड और डिप्लॉयड सेल में फ़र्क क्या है. हैप्लॉयड सेल में सिर्फ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और डिप्लॉयड सेल में डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. अब आपके सामने इमेज है जिसमें एक हैप्लॉयड सेल है और एक डिप्लॉयड सेल है. ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जब कभी भी आप सेल से रिलेटेड कोई भी काम करने वाले हैं तो पहले आप प्लॉयडी लेवल देखें. तो यहाँ पर जो हमें फ्रूट फ्लाई के 8 क्रोमोसोम दिए गए हैं वो उसके डिप्लॉयड सेल में है, ना कि हैप्लॉयड सेल्स में. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारा 2n का जो वैल्यू यहाँ पर है वो 8 है, ना कि n का. अगर 2n हमारा 8 है तो n कितना हो जाना चाहिए? 4. मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम जो फ्रूट फ्लाई में होंगे वो 4 होंगे, और जो डिप्लॉयड हमें दिया हुआ है वो 8 है. क्लियर? यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए. और हैप्लॉयड और डिप्लॉयड सेल में फ़र्क होना चाहिए. आपके सोमैटिक सेल्स डिप्लॉयड होते हैं, और जो आपके जर्म सेल्स होते हैं जैसे स्पर्म, ओवम, ये जो सेल्स हैं ये आपके हैप्लॉयड रहते हैं. तो ये सब बेसिक्स आपको आनी चाहिए जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है. हो सकता है आपको यहाँ पर ये चीज़ बात समझ में नहीं आ रही हो, हालांकि ये बहुत बेसिक है. इसके लिए फिर आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. मैं आई बटन पर आपको लिंक दे दूँगा, उसमें आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक सेल, जर्म सेल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल. वहाँ पे आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि पहली चीज़ तो हमें ये क्लियर हो गई है कि डिप्लॉयड सेल की बात हो रही है. अब आगे क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग इंटरफेस, प्लीज़ एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ा करिए, हर एक वर्ड में एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको मिलेगा. ड्यूरिंग इंटरफेस ऑफ माइटोसिस इफ़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एट G1 फेज इज़ 8. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि G1 फेज में जो क्रोमोसोम नंबर दिखा रहे हैं वो 8 है. यहाँ तक इन्फॉर्मेशन क्लियर है? चलिए फिर आगे देखते हैं. अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेल साइकिल के बारे में. अब सेल साइकिल आपको 11th में भी पढ़ाया गया था, बोथ इन स्टेट बोर्ड और जो आप CBSE में पढ़ते हैं NCERT से. उसमें आपने देखा है G1 फेज, S फेज, G2 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. ये आप लोगों को एक सिस्टमेटिक साइकिल सिखाया गया था. अब ये साइकिल में ही आपको सबसे पहले एक चीज़ आनी चाहिए कि 2 चीज़ों की बात लिखी गई है, 2 फेज़ के बारे में लिखा गया है. एक है G1 फेज़ और एक है S फेज़.
अब G1 फेज़ और S फेज़ की सबसे पहले तो आपको लोकेशन और टाइमिंग पता होनी चाहिए कि कौन सा फेज़ किसके पहले आएगा, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसके फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि उस फेज़ में होता क्या है। सपोज़ G1 फेज़ है और S फेज़ है, तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ आपको जो आनी चाहिए वो उसका फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि G1 का फंक्शन क्या है, G1 फेज़ में होता क्या है। तो सबसे पहली चीज़ G1 में होता है सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ एंड ऑर्गेनल डुप्लीकेशन। अब यहाँ पे ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होता है और सेल का ग्रोथ होता है। और सेकंड एस फेज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एस फेज में आपका होता है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, अब आप रेप्लिकेशन बोलिए या फिर डुप्लीकेशन बोलिए। नाउ सिंस अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हैं तो आपको ये चीज़ मालूम होगी कि व्हाट इज़ द अप्रॉक्स लेंथ ऑफ द ह्यूमन डीएनए। इट इज़ 2.2 मीटर्स। ये अप्रॉक्सीमेट है, इट मे चेंज बट बहुत लार्जली चेंज नहीं होता। अगर ये एस फेज से जाता है जो कि रेप्लिकेशन फेज है, तो डीएनए डबल अप हो रहा है। तो कोई चीज़ जब डबल होती है, अगर 2.2 मीटर डीएनए पहले था तो जब वो डबल अप होगा तो कितना लंबा हो जाएगा, उसका डबल, 2.2 का 4.4 मीटर अप्रॉक्स। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझिए, ऑन ग्राउंड हम लोग इस तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, बट ये समझने के लिए हम लोग एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो ले रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या आपको क्रोमोसोम हर समय दिखाई देंगे सेल के अंदर? इज इट पॉसिबल टू लुक इनसाइड दिस सेल एंड गेट द क्रोमोसोम वेन एवर यू वॉन्ट टू? क्या हर समय ऐसा होगा कि जब आप सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे डालेंगे तो आपको क्रोमोसोम दिखाई देंगे? नहीं, बिकॉज क्रोमोसोम आपको तभी दिखेंगे जब वो सेल डिवीज़न, कोई सेल जो डिवीज़न के लिए जा रहा है, सिर्फ उसी सेल में आपको क्रोमोसोम दिखाई देंगे। तो क्या सर उसमें भी हर समय अपने को दिखाई देने वाले? नहीं, उसमें भी आपको हर समय नहीं दिखने वाले, उसमें भी आपको पर्टिकुलर स्टेजेस में ही देखना पड़ेगा। और वो बेस्ट स्टेज जिसमें आप देख सकते हो क्रोमोसोम वो है मेटाफेज। आपको ना ही G1 फेज़ में दिखाई देगा, ना S फेज़ में दिखाई देगा, ना G2 फेज़ में दिखाई देगा। अगर आपको क्रोमोसोम देखना है तो आपको प्रोफेज़ में दिखेगा? नो, नॉट पॉसिबल, बिकॉज वहाँ पे ही कंडेंसेशन चालू ही होता है। क्रोमैटिन मटेरियल का जो कंडेंसेशन है वो कहाँ पर चालू होगा? प्रोफेज़ के टाइम पे। सर लेट प्रोफेज़ में दिखने लगेंगे? नहीं, नॉट पॉसिबल। अगर आप बहुत ही हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप लें तो भले दिखाई दे, अदरवाइज आपके जो कॉलेजेस में जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके अंदर आपको मेटाफेज में ही बेस्ट विजिबिलिटी आएगी क्रोमोसोम्स की। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारा क्रोमोसोम है वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइडिंग सेल्स में दिखेगा, और डिवाइडिंग सेल्स में भी हर समय नहीं, सिर्फ वही सेल में दिखेगा जो इस समय मेटाफेज के अराउंड में होगा। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अब सबसे पहले बच्चों में जो कन्फ्यूजन रहती है वो रिलेटेड टू दिस रहती है। अब आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं एक क्रोमैटिड है और राइट हैंड साइड में क्रोमोसोम है। बच्चे ऐसे ही समझते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड में ये क्रोमैटिड होता है और एक क्रोमोसोम होता है, बट द फैक्ट इज़ दोनों ही क्रोमोसोम हैं। बच्चे यहीं पर मार खा जाते हैं। आप लोगों का कन्फ्यूजन इसी बेसिस पे चलता है कि सर क्रोमोसोम तो ये 2 क्रोमैटिड वाला है, लेफ्ट वाला तो क्रोमोसोम है ही नहीं, बट दैट इज़ नॉट द केस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, both are chromosome. The left one is the chromosome with single chromatid and the right one is the chromosome with double chromatid. So always remember this. नॉर्मली अगर सेल के अंदर आप न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए मटेरियल देखते हैं वो उससे अगर आपको क्रोमोसोम बनाना होगा तो वो सिंगल क्रोमैटिड वाला ही क्रोमोसोम बनेगा। जब आपका एनाफेज में डिवीजन होता है तो एक क्रोमैटिड एक साइड चले जाते हैं, 46 का कॉलम उस साइड चले जाता है और एक 46 का कॉलम उस साइड चले जाता है। दोनों सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग अलग पोल्स में चले जाते हैं। तो हर जो सेल, जो आगे जो सेल फॉर्म होगा उसके अंदर सिंगल क्रोमैटिड वाला ही क्रोमोसोम जाता है। आपका डबल क्रोमैटिड के साथ कोई क्रोमोसोम नहीं जाएगा। अगर ये जाएगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि दोनों ही क्रोमोसोम है। बस आपको क्रोमोसोम जब दिखता है तो तभी दिखता है जब वो एस फेज के बाद जब वो मेटाफेज में एंटर करता है तब वो विजिबल होता है। इसलिए आपके माइंड में ये होता है कि क्रोमोसोम वही होता है जिसमें कि डबल क्रोमैटिड्स होते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि क्रोमोसोम्स की जो काउंटिंग है वो क्रोमैटिड्स को लेकर नहीं होती। क्रोमोसोम की काउंटिंग जो होती है वो सेंट्रोमियर को लेकर होती है। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो क्रोमोसोम है उसके पास एक क्रोमैटिड है और राइट हैंड साइड में जो क्रोमोसोम है उसके पास 2 क्रोमैटिड है, बट फिर भी दोनों ही एक क्रोमोसोम है। आप लेफ्ट वाले को भी 1 क्रोमोसोम पढ़ोगे और सेकेंड वाले को भी 1 क्रोमोसोम पढ़ोगे। फ़र्क कहाँ पर है? क्रोमैटिड में फ़र्क है, बट आप अभी भी 1 क्यों काउंट कर रहे हो? रीज़न, सेंट्रोमियर रिमेन्स द सेम, आइदर इट इज़ 1 और 2 क्रोमैटिड, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट
चीज़ आप ये की पॉइंट याद रखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ तो आई बटन पर मैंने लिंक दी है मेरे इस वीडियो की, जिसमें एक सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हम कैसे इसकी काउंटिंग करते हैं, क्यों डिडक्शनल और इक्वेशनल डिवीजन का नाम ऐसे पड़ा, और कैसे डिवीजन होता है, और क्यों 46 क्रोमोसोम डिवाइड होने के बाद भी 46 रह जाते हैं। इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर अब एक चीज़ समझ लीजिए कि दोनों ही सिंगल क्रोमोसोम है, नो मैटर कितने भी क्रोमैटिड्स हो, इट डज नॉट मैटर्स इन टर्म्स ऑफ डीएनए कंटेंट। बट अब यहाँ पे जो डीएनए कंटेंट है वो डबल हुआ है, बट वो आपके काउंटिंग में फ़र्क नहीं करेगा। काउंटिंग में फ़र्क सिर्फ सेंट्रोमियर से पड़ता है। सो लेफ्ट साइड भी 1 क्रोमोसोम है और सेकेंड साइड भी 1 क्रोमोसोम है। इसीलिए अगर एस फेज के पहले सिंगल क्रोमैटिड वाले 8 क्रोमोसोम थे तो एस फेज के बाद भी 8 ही रहेंगे। रीज़न, क्रोमैटिड तो डबल हुआ बट सेंट्रोमियर उतना ही रह गया, इसलिए आंसर हमारा 8 है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग। अब ये 2021 का क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझने वाली ये है कि प्रोफेस, मेटाफेस, G2 फेस और एस फेस दिया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन जब आपका होता है तो वो एस फेज में होता है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और हमारा जो G1 और G2 फेज है उसमें हमारे जो सेल ऑर्गेनल्स है वो डुप्लीकेट करते हैं। बट सेंट्रियोल्स कहाँ पर हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझिए, सेंट्रियोल्स कहाँ पर होते हैं। सेंट्रियोल्स होते हैं सेंट्रोसोम में, मैं आपको उसका इमेज भी दिखाऊंगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम सेंट्रियोल के बारे में एक इन्फॉर्मेशन हमेशा याद रखें कि जो आपका एस फेज है इसके अंदर ही सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन स्टार्ट होता है और ख़त्म भी एस फेज में ही होता है। इसके बावजूद कि ये सेल ऑर्गेनल है फिर भी ये एस फेज के अंदर ही इसका डुप्लीकेशन होता है। रीज़न सर क्यों, सिर्फ ये इतना खास क्यों है? क्योंकि आपके सेल डिवीजन में आपको 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो क्रोमोसोम, दूसरे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, एस्टर फॉर्मेशन सेंट्रियोल्स करते हैं। सेंट्रियोल्स का ही काम है, ये माइक्रोफिलामेंट्स बनाते हैं। अब इनके वजह से ही सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है। अगर ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन केयरफुली ना हो, अगर सेंट्रियोल्स का रेप्लिकेशन केयरफुली ना हो, दैट विल लीड टू डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटेशंस और एन्यूप्लॉइडी। ये आउट ऑफ द बॉक्स है, हमारे सिलेबस के स्कोप के बाहर है, बट हम लोग फिर भी इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं कभी अगर हमें समय रहा तो। बट इट इज़ आउट ऑफ द स्कोप। बट ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सेंट्रियोल्स आर इक्विवेलेंटली इम्पॉर्टेंट। सो द इम्पॉर्टेंस आपको याद रखना है, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट इन एस फेज टू सिंक्रोनाइज विद डीएनए रेप्लिकेशन, ensuring proper spindle formation and accurate chromosome segregation during cell division। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे है सिंक्रोनाइजेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के साथ आपके सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन भी सिंक्रोनाइज्ड रहता है। रीज़न, हर सेल के अंदर सिर्फ एक सेंट्रोसोम होता है। अब नीचे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, आपको सेंट्रियोल्स दिख रहे हैं यहाँ पे। फिलहाल एक सेल में आपको 2 सेंट्रियोल दिख रहे हैं। अब सेंट्रियोल कहाँ पर होते हैं? ये एक सेल ऑर्गेनल के अंदर होते हैं जिनका नाम है सेंट्रोसोम। अब इस सेंट्रोसोम के अंदर आपको देखिए, एक सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल्स दिखाई देंगे। अब उनका भी डायग्राम राइट हैंड साइड में एक्सट्रीम राइट में आपको 2 सेंट्रियोल्स अलग से दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि एक सेल में एक ही सेंट्रोसोम होता है। सर एक से ज़्यादा हुआ तो ये प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि सेल डिवीजन फिर प्रॉपरली प्रोपेगेट नहीं करा पाएगा। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान देनी ये है कि हम बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स को भी अपने माइंड में रखें। सेंट्रियोल्स का काम क्या है सर? इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स लाइक एस्टर एंड स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। तो इनका काम यही है। सो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एस फेज। अब हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेज मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ये 2021 का क्वेश्चन है। अब हम लोग दोनों लिस्ट को बारीकी से देखते हैं। लिस्ट 1 में है ए एस फेज, बी G2 फेज, सी क्विसेंट फेज, डी G1 फेज। और लिस्ट 2 में है प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, सेकेंड इनएक्टिव फेज, थर्ड इज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, फोर्थ इज डीएनए रेप्लिकेशन। अब हम लोग इसमें कैसे आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ना है और उससे चारों ऑप्शन को रन करना है। जैसे सपोज एस फेज, एस फेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस के थ्रू जाना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को सेल साइकिल आना चाहिए। सो
एस फेज में फर्स्ट मैं देखूंगा प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, नो नॉट एट ऑल। प्रोटीन्स जो सिंथेसाइज होते हैं वो या तो G1 या तो G2 फेज में होते हैं। सेकेंड इज इनएक्टिव फेज, नहीं, एस फेज इनफैक्ट इज मोस्ट एक्टिव फेज। थर्ड, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, नो, ये भी गलत है। और लास्ट है डीएनए रेप्लिकेशन, यस, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन ही होता है बिकॉज एस फेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं पे आपका डीएनए रेप्लिकेशन या फिर इसको आप डीएनए डिप्लिकेशन भी कह सकते हैं। सो हमारा जो आंसर होगा ए के लिए वो हो जाएगा फोर्थ। नाउ लेट्स सी फॉर G2 फेज। अब G2 फेज में हम देखते हैं सबसे पहली चीज़, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज, क्या प्रोटीन सिंथेसाइज होता है? यस, प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, बट हमें क्या तुरंत इसे मार्क कर देना है? नहीं, हमें और भी ऑप्शंस फिर देखने हैं। इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कि हमें अगर करेक्ट आंसर मिल गया तो हम आगे के ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं करते, जिसकी वजह से कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कुछ और भी हो सकता है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं G2 फेज दिया हुआ है और G1 फेज हुआ है। अब जो प्रोटीन्स है वो G2 में भी होते हैं और G1 में भी होते हैं। अब उसमें भी हम लोगों को दोनों के लिए तो वो आंसर नहीं हो सकता, इसलिए हमें एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए एक मोस्ट अप्रोप्रिएट या जो मोस्ट सूटेबल आंसर होगा उसको मार्क करना है। इसलिए हमें सारे ऑप्शंस के थ्रू जाना पड़ेगा। बट मुझे अभी के लिए प्रोटीन सा सिंथेसाइज राइट लग रहा है, बट मुझे आगे के भी ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए। अगर यहीं पे बच्चा क्या करता है कि आगे का ऑप्शन नहीं देखता और उसी से मिस्टेक हो जाती है, उससे वो गलत आंसर्स को मार्क करके आता है। तो आगे के आंसर्स हमें देखने हैं। क्या G2 एक इनएक्टिव फेज़ है? नहीं, इनएक्टिव फेज़ तो नहीं है। प्रीवियसली जब इंटरफेस को जब पहले पढ़ा जाता था तो उसको रेस्टिंग फेज़ माना जाता था, बट अब तो उसे प्रिपरेटरी फेज़ कहा जाता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। थर्ड इज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इंटरवल बिटवीन माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में, मतलब कि एस फेज़ के बीच में पहले आता है क्या? ये क्या उन दोनों के बीच में पड़ता है? नहीं, G2 फेज़ आफ्टर एस फेज़ आता है, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन के बाद आपका G2 फेज़ आता है, तो ये ऑप्शन भी एप्लीकेबल नहीं है। लास्ट आता है डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि हम लोगों ने एस फेज़ को दे रखा है, तो G2 में डीएनए रेप्लिकेशन भी नहीं होता। तो सब द बेस्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट इज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज विल बी गिवन टू G2 फेज़। इसी तरीके से बच्चों सॉल्व करना है। अगर इस तरीके से सॉल्व नहीं करोगे अलग तरीके से या फिर फटाफट मार्क करके भागोगे तो उसमें आपसे मिस्टेक होने का चांस है, और आपको मालूम है आपका नेगेटिव जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सी है क्विसेंट फेज। क्विसेंट फेज को हम लोग G0 फेज भी कहते हैं। अब क्विसेंट फेज के लिए भी फिर से मैं वापस पहले से देखूंगा। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज मैंने G2 फेज को दे रखा है, बट फिर भी मैं उसको इग्नोर नहीं करूंगा, एक बार पढ़कर ही आगे बढ़ूंगा। सेकेंड इज इनएक्टिव फेज। यस, इनएक्टिव फेज क्यों? यहाँ पर जो सेल है वो सेल डिवीजन को सस्पेंड कर देता है, वो एग्जिट करता है सेल डिवीजन से, और वो सेल आगे डिवाइड करता नहीं। इसलिए एक तरीके से आप उसको कह सकते हैं कि वो मैच्योरेशन में चला गया है, वो एक इनएक्टिव फेज में चला गया है। सो मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो अभी के लिए मुझे लग रहा है वो इनएक्टिव फेज है, बट मैं आगे भी चेक करूँगा रिमेनिंग टू ऑप्शंस। थर्ड ऑप्शन इज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्या ये होगा? नहीं, क्योंकि ये आपके G1 फेज में ही हो जाता है। बीच में इंटरवल में आप नहीं बोल सकते, रीज़न क्विसेंट फेज एक छोटा सा एग्जिटिंग फेज है जो कि थर्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। लास्ट आते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। सो डीएनए रेप्लिकेशन में भी क्विसेंट फेज नहीं आता। सो क्विसेंट फेज के लिए हमारे लिए सबसे बेस्ट आंसर है C का 2। लास्ट बचता है G1 फेज और हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, द थर्ड वन, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यस, जब साइटोकाइनेसिस खत्म होता है उसके बाद फिर से आपका G1 फेज आता है, उसके बाद आपका एस फेज आता है। एस फेज यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन फेज। अब कई बार यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं देकर एस फेज भी दे सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एस फेज क्या है और डीएनए रेप्लिकेशन क्या है। अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन आपको याद नहीं रहेगा, तो अगर आपने कोई एक चीज़ याद रखी है, सपोज डीएनए रेप्लिकेशन याद रखा है, तो ही आपको ये चीज़ समझ में आएगी। या फिर आपने एस फेज याद रखा है, कभी आपको डीएनए रेप्लिकेशन दे दिया, तब भी आप अटक जाओगे। तो आपको फंक्शन और उसका नाम दोनों आना चाहिए। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो मैं यहाँ पर सेल साइकिल का डायग्राम भी दे दे रहा हूँ, आप इसको देखकर मैच करके समझ सकते हैं। सो हमारा आंसर हो जाता है B, A का 4, B का 1, C का 2 एंड D का 3। So let's move on to next question. Identify the correct statement with regard to G1 phase of interphase. अब यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। हमारा पहला ऑप्शन है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स टेक्स प्लेस। सो रीऑर्गेनाइजेशन कोई चीज़ तब होगी जब वो डिसऑर्गेनाइज हुई हो।
अब G1 फेज में किसी भी तरीके का डिसइंटीग्रेशन होता नहीं है, तो यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता. सो फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. हमारा सेकेंड ऑप्शन है सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोस बट डज नॉट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए. ये एक एब्सोल्युटली करेक्ट है. मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है G1 फेज में सेल और ग्रो भी करता है और डीएनए रेप्लिकेशन उसका एस फेज में होता है. सो ये राइट है. तो मैं क्या करूँ, इसे तुरंत राइट टिक कर दूँ? नहीं, मैं आगे के भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करूँगा. लेट्स लुक ऑन टू द नेक्स्ट. न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस. अब न्यूक्लियर डिवीजन मतलब कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस कब होगा? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माइटोटिक फेज, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. तब हमारा कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस आएगा. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल फॉर G1 फेज. लास्ट हमारा आता है डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन. अब डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन इज कन्फाइंड टू एस फेज ओनली. सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर द वेजिटेटिव इनएक्टिव फेज. दिस इज कॉल्ड क्विसेंट फेज, जिसको हम G0 फेज भी कहते हैं. दिस प्रोसेस ऑकर्स एट द एंड ऑफ ईयर 2022 का ये क्वेश्चन है. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि सेल साइकिल से कोई भी सेल कब एग्जिट करेगा? क्विसेंट स्टेज में एग्जिट करेगा. बट ये क्विसेंट स्टेज भी किस पर्टिकुलर पार्ट में आपको सेल साइकिल में दिखाई देगी? तो वो दिखाई देगी एट द एंड ऑफ G1 फेज. अब आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि G1 फेज जो है, जो क्विसेंट फेज आएगा वो G1 फेज के शुरुआत में भी आ सकता है, इसके बीच में आएगा, या तो इसके एंड में भी हो सकता है. तो दौरान जब तक कि G1 फेज चलेगा उस बीच में कभी भी क्विसेंट स्टेज आ सकता है. लेकिन क्योंकि यहाँ पर उसने पूछा है कि एट द एंड किसके एंड में होगा, तो सबसे मोस्ट सूटेबल जो आंसर है हमारे लिए वो है G1 फेज. रीज़न क्या है? अब आप सोचेंगे कि एम फेज भी पीछे लैग करेगा, क्योंकि एम फेज में साइटोकाइनेसिस आता है, उसके बाद और भी लंबा फेज खींचता है, तो वो एप्लीकेबल आंसर नहीं है. द मोस्ट सूटेबल इज G1 फेज. G1 फेज के एंड में आपको ये देखने मिलता है. सो मोस्ट प्रोबेबल आंसर हियर इज G1 फेज. स्टूडेंट्स, हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट प्लीज़ नोट करते चलिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा. लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग इवेंट्स दैट ऑकर इन द रेस्पेक्टिव फेजेस ऑफ सेल साइकिल एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ये 2020 का क्वेश्चन है. आइए अब इसको इन डिटेल देखते हैं, क्रैक करते हैं. सबसे पहले सिमिलरली जैसे हमने पिछले मैच द कॉलम में किया था, इसमें भी वही करेंगे. G1 फेज़ में हम लोग सबसे पहले फर्स्ट फेज़ को पकड़ेंगे G1 फेज़, और सारे 4 ऑप्शन से रन करेंगे. फर्स्ट G1 फेज़ के लिए लिखा है सेल ग्रोज एंड ऑर्गेनल डुप्लीकेशन. यस, ये करेक्ट है, बट अभी आगे भी देखेंगे. डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, नहीं, ये एस फेज़ में होता है. साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, यस, ये होता है G1 फेज़ में. बट और एक प्रोबेबिलिटी आगे है, हम लोग देख लेते हैं अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं. एक है सेल ग्रोज एंड ऑर्गेनल डुप्लीकेशन और एक है साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ. साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ एक ओवरऑल फिनोमेनन है जो कि पर्टिकुलर फेज़ में नहीं है, ये ड्यूरिंग द फेजेस चलता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमें किसी भी फेज़ में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ का अगर बेस्ट देखना है तो वो G2 फेज़ में दिखता है. इसलिए G1 फेज़ के लिए साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ इज़ नॉट एन एप्लीकेबल टर्म. सो G1 फेज़ के लिए हम लोग लेंगे सेल ग्रोस एंड ऑर्गेनल डुप्लीकेशन. नेक्स्ट है एस फेज़. एस फेज़ के लिए हम लोग क्या लेंगे? फर्स्ट ऑप्शन तो आउट हो चुका है क्योंकि वो G1 फेज़ को हमने असाइन कर दिया है. सो एस फेज़ में डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन नो डाउट के राइट आंसर है, बट स्टिल हम लोग आगे भी देखेंगे. साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ नहीं, अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम ये भी नहीं. सो एस फेज़ के लिए डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन. G2 फेज़ में हम लोग देख पाएंगे साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, यस, ये करेक्ट आंसर है, बट आगे भी देखेंगे. अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम ये यहाँ पर G2 फेज़ में नहीं होगा, इससे साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ के लिए G2. लास्टली इज मेटाफेज. हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा भी है, अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम की अलाइनमेंट जो होती है मेटाफेज, जो आपके इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं सारे क्रोमोसोम इन द मिडल. सो अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे बच्चे लोग क्या करता है कि हर एक ऑप्शन के सामने ही आंसर लिख दिया गया है, यहाँ पे कुछ भी मैच नहीं करना पड़ गया. लेकिन जो बच्चा पढ़ा नहीं रहेगा या फिर जिसके माइंड में ऐसे डाउट रहेगा या वो सेल्फ डाउट करेगा या वो अंडर कॉन्फिडेंट रहेगा, तो क्या सोचेगा कि अरे यार ये एनटीए वाले पागल तो होंगे नहीं कि हर पर्टिकुलर नाम के सामने ही उनका आंसर दे देंगे.
तो वो क्या करेगा कि G2 फेज और G1 फेज जानबूझ के उन्होंने रिलेटेबल दिया हुआ है ऑप्शन। अब वो क्या करते हैं कि G1 में आप साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ लिख देते हैं और G2 में सेल ग्रोथ एंड ऑर्गेनल डुप्लीकेशन डाल देते हैं, वहीं पे आपका सारा का सारा आंसर रॉन्ग कर देते वो। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है कि यहाँ पर हम बहुत ही पेशेंस के साथ काम लें और अपने कन्विंसिंग आंसर के साथ जाएं, ना कि ऐसा पैटर्न है या ऐसा ट्रेंड नहीं हो सकता या आपने कुछ एबनॉर्मल चीज़ देखी यहाँ पर जो कि एक रेयर इवेंट है, हालांकि ऐसा नहीं दिया जाता है। तो उसी डाउट के चक्कर में आप हो सकता है उसको ऐसे कर दें कि आगे पीछे कर दें ताकि वो ऊपर नीचे हो जाए, एक के सामने एक ना आए। तो ऐसा बच्चों ऐसा हमको नहीं करना है। सो अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस हमारे पास जो आंसर आता है वो है 6th का C, A का 1, B का 2, C का 3 एंड D का 4। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल इज। अब इसके लिए आपको सेल साइकिल के बारे में पता होना चाहिए, तब जाकर आप उसका करेक्ट ऑर्डर दे पाएंगे। राइट हैंड साइड में जो इमेज दिया हुआ है इसको देखकर आप रिफ़र कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है M G1 G2S मैच कर रहा है, नहीं। G1 G2S M मैच कर रहा है, नहीं। S G1 G2M मैच कर रहा है, नहीं। लास्ट ऑप्शन बचा है वही प्रोबेबल आंसर है क्योंकि ऊपर के 3 मैच नहीं हुए। एलिमिनेशन मेथड, ऊपर के 3 एग्जिट कर गए, बट फिर भी हम इसको कंफर्म करेंगे। G1 यस पहले आ गया, S नेक्स्ट फेज बरोबर है, G2 M। सो लास्ट वाला हमारा जो आंसर है वो सबसे करेक्ट है। अब हम इस इमेज को एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो भी इसी से मिलता जुलता है। सेल इन G0 फेज दैट इज़ क्वेसेंट फेज, उसमें वो क्या करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। रीज़न इसके बहुत सारे हैं, बट मैं जो पॉइंट ऑफ व्यू आपको आज समझाऊंगा वो बहुत कॉन्सेप्चुअल भी होगा और एज पर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ NTA। अब इस पर्टिकुलर केस में हो क्या रहा है कि हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं A B C D। A is exit the cell cycle, B is enter the cell cycle, C is suspend the cell cycle, D is terminate the cell cycle। जो B ऑप्शन है हमारे पास वो है एंटर द सेल साइकिल, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है क्योंकि क्वेश्चन फेस में सेल डिवीजन से सेल एग्जिट करता है। प्रॉब्लम आती है 3 वर्ड में, A में एग्जिट दिया है, C में सस्पेंड दिया है, D में टर्मिनेट दिया है। अब जो टर्मिनेट वर्ड है वो क्वेश्चन फेस के लिए नहीं आता, रीज़न क्योंकि वो एक टेम्परेरी पर्पस के लिए क्वेश्चन फेस में जाता है। बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जो कि क्वेश्चन फेज में जाने के बाद रिटर्न आते हैं और सेल डिवीजन करते हैं। सो ये जो टर्मिनेट वर्ड है वो एप्लीकेबल नहीं है, तो B और D ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। प्रॉब्लम है A और C में। A और C में कॉन्सेप्चुअली बहुत सारे प्रोफेसर्स C को एक्सेप्ट करते हैं एज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट NTA ने आंसर की में A को आंसर बताया। अब रीज़न क्या है इसके पीछे ये सुनिए। सस्पेंड द सेल साइकिल, किसी भी चीज़ को आप जब सस्पेंड करते हैं तो टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए होता है। सो उसी तरीके से सस्पेंड जो बेस्ट वर्ड है इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए। लेकिन जब आप किसी परमानेंट सेल को देखते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूरॉन्स को, तो न्यूरॉन्स एक बार क्विसेंट स्टेज में चले जाते हैं, उसके बाद वो रीडिवाइड होने नहीं आते हैं। सो वहाँ पे जो हमारा वर्ड है वो एग्जिट ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। बट वहीं पर लिवर सेल्स हैं जो कि वापस सेल डिवीजन में आ सकते हैं, क्विसेंट स्टेज को छोड़कर वापस सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाती है। सो क्योंकि एग्जिट द सेल साइकिल ये एग्जैक्ट टर्म दिया हुआ है, एग्जिट वर्ड जो एग्जैक्टली लाइन है NCERT के अंदर, इसलिए बोला जाता है कि आप NCERT के लाइन बाय लाइन रीड करें क्योंकि इसी समय आपको क्लिक होना चाहिए कि इस लाइन में क्या लिखा गया है। अब जो एग्जिट करना लिखा हुआ है ये एग्जैक्ट टर्म है ऑफ NCERT, जहाँ पे लिखता है कि इन क्वेश्चन फेज सेल एग्जिट्स द सेल साइकिल। हालांकि द मोस्ट प्रोबेबल और करेक्ट आंसर सस्पेंड द सेल साइकिल होना चाहिए, उसके बावजूद क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में जहाँ पे कि हम लोग कॉन्सेप्ट लगाने के बावजूद भी हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता है। रीज़न क्योंकि जो NCERT की लाइन्स है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है बाय NTA। तो हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान ये भी देना है कि जो लाइन एग्जैक्टली NCERT से उठा कर दी गई है दैट शुड बी द मोस्ट करेक्ट आंसर इवन आफ्टर आपको मालूम है कि C वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट। सो यहाँ पर 2 पॉइंट ऑफ व्यू है। कॉन्सेप्चुअली C वुड बी द राइट आंसर, बट अगर आप NCERT के थ्रू जाएँ, लाइन्स के थ्रू जाएँ तो एग्जिट द सेल साइकिल इज़ मोस्ट प्रोबेबल आंसर। इसलिए NTA के आंसर की में A इज़ द करेक्ट आंसर। सो इस आंसर को आप नोट करके रखिए। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें आप आराम से पूछिएगा मुझसे।
नाइन्थ क्वेश्चन इज डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया ऑकर्स। अब यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक है ड्यूरिंग एस फेज, विद इन न्यूक्लियोलस, प्रायर टू फिजन, जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन। पहली चीज़ तो आप ये नोट कीजिए कि यहाँ पर बैक्टीरिया वर्ड लिखा हुआ है। हमने जो माइटोसिस और मियोसिस पढ़ा है वो पढ़ा है फॉर प्रोकैरियोट्स, ना कि बैक्टीरिया के लिए, क्योंकि बैक्टीरिया में आपके पास माइटोसिस नहीं है। बैक्टीरिया में आपके पास है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का कॉन्सेप्ट आपका उसके अंदर आता है। इसलिए ड्यूरिंग एस फेज, क्योंकि कोई पर्टिकुलर एस फेज वहाँ पे नोट लिखा हुआ नहीं रहता है, तो हम लोग का पहला ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। सेकेंड इज विद इन न्यूक्लियोलस। आपके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियोलस होता ही नहीं है भाई साहब। और जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन तो हो ही नहीं सकता। रीज़न, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक सेंट्रल डॉगमा का पार्ट है, वो सेल डिवीजन के पार्ट में इंक्लूड नहीं होता। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है प्रायर टू फिजन। येस, बाइनरी फिजन करने से पहले, सेल डिवाइड करने से पहले, बैक्टीरियल सेल अपने आप को जब डिवाइड करने जाता है तो उसके पहले ही वो अपने डीएनए मटेरियल को रेप्लिकेट कर लेगा, जिससे कि आफ्टर डिवीजन दोनों में बराबर बराबर डीएनए मटेरियल शेयर कर सके। सो द बेस्ट आंसर इज 9th का सी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा 10th क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। व्हेन सेल हैज स्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क, विच चेक पॉइंट शुड बी प्रिडोमिनेंटली एक्टिवेटेड। अब यहाँ पे एक वर्ड समझिए कि आपके पास जो सेल है वहाँ पर आपका जो डीएनए है वो कब स्टॉल्ड होगा। स्टॉल्ड मतलब, स्टॉल्ड डीएनए उस पर्टिकुलर पार्ट को बोलते हैं जिसमें कि डीएनए का रेप्लिकेशन फोर्क रुक जाता है, या उसके प्रोसीजर में या उसकी मशीनरी में किसी तरीके का ऑब्स्टेकल आता है। तो ये ऑब्स्टेकल कौन से पर्टिकुलर पार्ट में आ सकता है आपके हिसाब से बताइए। क्या एम फेज में आ सकता है? रीज़न, एम फेज में हो सकता है, पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि एम फेज में डिवीजन होता है और एम फेज आता ही डीएनए रेप्लिकेशन के बाद है। क्या G2 एम फेज के बीच में चेक पॉइंट पे होगा या एम के चेक पॉइंट पे होगा? नहीं, नॉट पॉसिबल। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि आपका जो डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क है ये कब होगा? ये आपके एस फेज में होगा, और जो आपका G2M का चेक पॉइंट है वो आफ्टर एस फेज है, तो ये भी एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड है हमारे पास G1 एस फेज। यस, ये वही चेक पॉइंट है जहाँ पे G1 से ट्रांजिशन हो रहा है सेल का एस फेज में। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी भी तरीके का स्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क का चांस हो सकता है ड्यू टू ऑब्स्टिकल इन दिस पर्टिकुलर चेक पॉइंट। जब इस चेक पॉइंट में प्रॉब्लम आती है तो आगे डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी में भी प्रॉब्लम आ जाती है, या तो वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता है और वो अपने आप को स्टॉप कर लेता है, और आइदर अगर इस तरीके का प्रॉब्लम अराइज होता है तो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट भी नहीं होता है मेनी केसेस। सो सी इज़ द मोस्ट प्रोबेबल आंसर, बट हम लोग आगे भी देखेंगे। G2M चेक पॉइंट, G2M का चेक पॉइंट आपको कब मिलेगा? आफ्टर रेप्लिकेशन फोर्क हैज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड। सो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द स्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन वुड ओनली बी एट द पॉइंट चेक पॉइंट ऑफ G1S. So the correct answer is C.